नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर विधायक चंपावत में 1 साल पूर्ण होने पर चंपावत को करोड़ों रुपए की योजना की सौगात दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत भी की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कार्यक्रम में आए प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जाकर मुलाकात की। चंपावत जैसी जगह में इतनी विशाल जनसभा इससे पहले कभी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने मंच से बोलते हुए चंपावत वासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि चंपावत को पिछड़े से अग्रणी बनाना उनका पहला लक्ष्य है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजनाओं के लाभार्थियों को भी चेक किया। वहीं महत्वपूर्ण बात यह रही कि रेल हादसे के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा शुरू होने से पहले सभी के साथ 2 मिनट का मौन रखा और अपना रोड शो का कार्यक्रम निरस्त किया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री को सुनने पहाड़ के दूर दराज इलाकों से बड़ी संख्या में लोग चंपावत पहुंचे हुए थे। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके पिछड़े जिले से मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा आप चंपावत का विकास कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री ने भी किसी को निराश नहीं किया और सभी से मिले और सभी की समस्या दूर करने के लिए आश्वासन दिया। साथ ही कई लोगों की मौके पर ही अधिकारियों के लिए आदेश भी दिए। एक साल पहले उपचुनाव में मिली जीत ये मेरी नहीं बल्कि चंपावत और इस प्रदेश की जनता की अपनी जीत थी। आप सबकी जीत थी और आपके द्वारा देखे गए विकास के सपनों की जीत थी, जिसकी आपने आशा की थी, आकांक्षा की थी, अपेक्षा की थी। बीते 1 वर्षों में मैं और मेरी सरकार तो केवल और केवल एक माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के विकास की जो नई कहानी है, उत्तराखंड की जनता स्वयं लिखने के लिए आगे आ रही है। इस 1 वर्ष के दौरान हमने हर क्षण और हर पल ये प्रयास किया है आप सबके आशीर्वाद से कि जितने भी प्रदेश की चुनौतियां हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां आई हैं, उन सभी चुनौतियों का हम समाधान निकालें और राज्य को इन चुनौतियों से निपटते हुए विकास के पथ पर आगे ले जाए। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो विकल्प रहित संकल्प, यानी कि जिसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है इस संकल्प में, ऐसा हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। अनेकों पड़ाव हमने पार किए हैं आप सबके आशीर्वाद से, गुरजू देवता के आशीर्वाद से, पूर्णागिरी मैया के आशीर्वाद से, उत्तराखंड के हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से हमने कई पड़ाव पार कर लिए हैं और अभी कई पड़ाव पार करने बाकी हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युग दृष्टा हैं। उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, उनके जीवन की राह आसान करने के लिए जो यज्ञ है, उस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करने के लिए मुझे आपके सहयोग की, आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक आप लोगों ने जिस प्रकार से, मैं देख रहा हूं कि आज चूंकि पहले आज अनेकों कार्यक्रम यहां पर रखे गए और बहुत शॉर्ट नोटिस में ये तय हुआ कि 1 वर्ष का जो ये कालखंड है, ये कालखंड की जो वर्षगांठ है वो आप सबके बीच में होना चाहिए। मुझे पूरे दिन भर का मैंने कार्यक्रम बनाया हुआ था, लेकिन इसी बीच में जो बहुत हम सबको हृदय विदारक जो घटना, दुखद घटना उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है, उसके कारण से जो सारे कार्यक्रम निरस्त हो गए। उन कार्यक्रमों में हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे, हमारे बहुत सारे स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम भी थे। मैं सबसे पहले तो जो उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है, उस रेल दुर्घटना में काफ़ी जान माल की हानि हुई है, काफ़ी लोग को हताहत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, इतनी बड़ी हानि हुई है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ये जो कठिन समय उनके उसमें आया है, भगवान उसको इसमें हर प्रकार से सहयोगी बनकर
उनके कष्टों में कहीं न कहीं कमी लाकर उनका उत्साह बढ़े, उनके घर में जो दुख आया है उस दुख की घड़ी में वो शक्ति के साथ उसका मुकाबला कर पाए और श्री चरणों में भगवान उनको स्थान दे जो हताहत हुए हैं। आज चूँकि काफ़ी सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने थे और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी थे और यहाँ पर रोड में भी लोगों के बीच में जाना था, अभिवादन था चंपावत की देवतुल्य जनता का कि उन्होंने आज 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम में बहुत बढ़ चढ़कर अपनी शिरकत करी है और ऐतिहासिक दिन आज से ठीक 1 साल पहले जो एक इतिहास चंपावत की जनता ने बनाया था वो चंपावत के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लिए भी ऐतिहासिक दिन था कि उस दिन को यह चंपावत की जनता ने दिखाया कि प्रदेश के विकास में, प्रदेश को निरंतरता से आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और अनेकों योजनाएं यहां पर प्रारंभ की गई है। चंपावत आने वाले समय में एक आदर्श चंपावत बने, एक उत्कृष्ट चंपावत बने और श्रेष्ठ चंपावत बने, क्योंकि चंपावत श्रेष्ठ बनेगा, चंपावत आदर्श बनेगा, उसी से हमारा आदर्श उत्तराखंड और उन्नत उत्तराखंड और विकसित उत्तराखंड का रास्ता भी आगे बढ़ेगा। विकास अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है और आज भी लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन जिन योजनाओं को भी हमने प्रारंभ किया है, जिनका भी शिलान्यास किया है, उन सभी का लोकार्पण करेंगे। हमारा संकल्प है जो योजनाएं हमने प्रारंभ की उन योजनाओं को पूरा करेंगे और जो यहाँ के लिए ज़रूरत थी, चूँकि चंपावत एक सीमांत क्षेत्र है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विकास की काफ़ी यहाँ पर ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके अनुरूप यहाँ पर जो घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं को भी जल्दी से जल्दी मूर्त रूप देंगे, उसकी मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है, यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे, उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं होगा। निश्चित रूप से देखिए, इसीलिए हमने ये जो तमाम जगह पर जो धार्मिक प्रतीक के स्थल बना दिए गए थे उन सभी को अतिक्रमण मुक्त किया है और भी जो है जो इस प्रकार के जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उस डेमोग्राफिक चेंज को भी ठीक करना है और पहाड़ उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम निरंतरता से काम करेंगे और इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे कहीं भी हो रही हैं, तो हम प्रदेश के अंदर उस पर कोई भी नरमी नहीं बरतने वाले हैं, उस पर सख्ती से काम चलेगा। चंपावत में ठीक ठाक विकास हो रहा है और हर योजनाओं के तहत पब्लिक को जोड़ा जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का चंपावत आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार पब्लिक की सेवा करते रहेंगे और हम लोगों का सहयोग होता रहेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं ये लाभ लेने के लिए। चंपावत में ठीक ठाक विकास हो रहा है और हर योजनाओं के तहत पब्लिक को जोड़ा जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी का चंपावत आगमन पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार पब्लिक की सेवा करते रहेंगे और हम लोगों का सहयोग होता रहेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं ये लाभ लेने के लिए। चंपावत में ठीक ठाक विकास हो रहा है और हर योजना मुख्यमंत्री जी के चंपावत विधानसभा से जीतने के बाद इस चंपावत के लिए सौभाग्य की बात है कि चंपावत के विधानसभा से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस विधानसभा के मुख्यमंत्री होने के नाते इस विधानसभा के साथ साथ इस पूरे जनपद को ही बहुत सी योजनाओं का फायदा हो रहा है। जैसे हमारे स्कूल परिसर का है, जैसे शोभन सिंह जीना, और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इंटर कॉलेज की सुविधाएं हैं, सड़क सुविधाएं हैं, पानी की सुविधा है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक के तौर पर 1 साल पूरा करने जा रहे हैं और इन 1 सालों में चंपावत जैसे पिछड़े जिले के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए तो कई योजनाएं प्रस्तावित है। इस विषय को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। अपने 1 वर्ष का कार्यकाल चंपावत में बतौर विधायक पूर्ण करने के बाद
आज मुख्यमंत्री 1 वर्ष पूर्ण होने पर चंपावत पहुंचे हैं और चंपावत के इस मैदान पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो शिलापट लगाए गए हैं उसको खोलकर अनावरण कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्राम्य निर्माण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, अन्य कई विभागों के शिलान्यासों को, शिलापटों का मुख्यमंत्री अनावरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही जिले के बड़े नेता हैं और एक बड़ी जनसभा का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। सर, आज बड़ा तोहफा आपने चंपावत को दिया। आज का दिन ये बहुत बड़ा दिन है। आज ही के दिन चंपावत के लोगों ने एक ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक समर्थन चंपावत और उत्तराखंड के विकास के लिए कदम बढ़ाए थे और उसी का प्रतिफल है कि आज हम लोग लगातार चंपावत को आदर्श चंपावत बनाने के लिए, उत्तराखंड को आदर्श उत्तराखंड और हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए लगातार सब योजनाएं हो रही हैं। सर, रेल हादसे को देखते हुए आज आपने एक बड़ा रोड शो रखा था। हम देख रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत बड़ी विशाल जनसभा होने को है। हालांकि आपने रोड शो भी अपना रोका, कुछ लोगों से मुलाकात भी रोकी। एक दुखद घटना कल रात हुई है, आपने शोक संदेश भी व्यक्त किया। देखिए, बहुत दुखद घटना घटित हुई है जो उड़ीसा का रेल हादसा हुआ है। ये पूरे देश भर के लोगों को स्तब्ध करने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी वहाँ शोक संपन्न लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो हम लोग भी, सब लोग दुखी हैं, उत्तराखंड वासी भी दुखी हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था काफ़ी दिनों से, क्योंकि उसमें रोड शो भी रखा हुआ था और कल्चरल प्रोग्राम भी लगे थे। क्योंकि ऐसे दुख के माहौल में, गमगीन माहौल में हम लोगों ने सोचा कि चूँकि सभी लोग दुखी हैं तो एक सादा कार्यक्रम जो लोकार्पण शिलान्यास का उसी को करेंगे, बाकी सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। सर, उत्तराखंड @25 एज ए सीएम आपने प्लान तैयार किया है। चंपावत विधायक के तौर पर @25 का क्या प्लान है? इस पिछड़े को अग्रणी कैसे बनाना है? जिस अंतिम गांव को आपने प्रथम गांव कहा, उसी बात को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार भी किया। देखिए, चंपावत हमारा बहुत ही सीमांत क्षेत्र है और चंपावत में काम करने की बहुत आवश्यकता है और मैं समझता हूँ यहाँ के देवी देवताओं के इतने सारे स्थान, देवी स्थान है, वनों से आच्छादित है, ये महाकाली नदी से आच्छादित है, ये यहाँ पर पर्वतों से आच्छादित है। अपने आप में एक ऐसा स्थान है जहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में एक जो थीम हम लोगों ने शुरू की है, आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड, तो आदर्श चंपावत को लेकर भारत सरकार के भी, राज्य सरकार के भी सभी विभाग, सभी वैज्ञानिक, सभी शोधकर्ता सभी काम कर रहे हैं और उन सब के परिणामों से सब लोग मिलकर जो मंथन करेंगे उसी से आदर्श चंपावत का रास्ता होता हुआ आदर्श उत्तराखंड की ओर जाएगा। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा आदर्श चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की नींव पड़ेगी। भले ही ये पिछड़ा क्षेत्र हो चंपावत, परंतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से इसे नंबर 1 बनाने के लिए, इसे अग्रणी बनाने के प्रयास जारी हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यू। वहीं देहरादून में उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एक और 2 विषय में फेल छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। शासन की ओर से अंक सुधार परीक्षा का शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हाई स्कूल में 2 और इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल छात्र छात्राओं को पास होने के 3 अवसर दिए जाएंगे। आदेश के मुताबिक हाई स्कूल में अधिकतम 2 विषयों और इंटरमीडिएट में एक विषय में फेल छात्र अंक सुधार परीक्षा दे सकेंगे। इसके लिए छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम जारी होने के 3 सप्ताह के भीतर या फिर उत्तराखंड बोर्ड की ओर से तय तिथि के भीतर आवेदन करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी चल रहा है, तो जो इस तरह के हमारे स्थानीय उत्पाद हैं मोटे अनाज के, उसके लिए भी स्टॉल दिया हुआ हमने। इसके अलावा हस्तशिल्प संबंधी जो उत्पाद हैं उसके लिए भी वहाँ जगह दी हुई है। और जो सांस्कृतिक संध्या हमने दी है वो भी स्थानीय जो हमारे बैंड हैं या स्थानीय कलाकार हैं उनको तरजीह दिया है। इसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं और आम जन से जुड़ी हुई हैं उनके प्रचार प्रसार की भी व्यवस्था की है। कर प्राधिकरण के स्तर पर जो कार्रवाई की जानी है उसका DPR डिजाइन ड्राइंग हम लोगों ने लगभग फाइनल कर लिया है, तो शीघ्र ही उस पर भी निर्णय। और अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए, अंक सुधार परीक्षा का एक मौका छात्र छात्राओं को मिलने जा रहा है, जहां जो लोग विषयों में फेल हो चुके हैं एक बार फिर से उन्हें मौका मिलेगा कि वो इस 10th और 12वीं में दोबारा से पास हो सके। इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
कि देखिए ऐसे छात्र जो हाई स्कूल में 2 और इंटरमीडिएट के किसी एक विषय में फेल हुए हैं उनको पास होने के लिए अवसर मिलने जा रहे हैं। कैबिनेट के निर्णय के क्रम में शासनादेश जारी हो गया है और उत्तराखंड में यदि बात करें तो इसके दायरे में 20,800 छात्र छात्राएं हैं जो इन परीक्षाओं में जिनका रिजल्ट बीते दिनों आया उसमें फेल हुए हैं। इसमें 50 रुपए का प्रमाण पत्र अंक पत्र के रूप में देना भी होगा और यदि किसी को अंक सुधार की परीक्षा देनी है, मसलन उसके नंबर कम है परंतु पास है, तो वो दोबारा भी परीक्षा दे सकेगा। और शिक्षा विभाग ये भी प्रयास कर रहा है यदि किसी को गाइडेंस की या कुछ कोचिंग आदि की जरूरत है, अतिरिक्त पढ़ाई की जरूरत है, तो उसके लिए भी कुछ कैंप आयोजित किए जाएं। तो ये एक बड़ी कोशिश है शिक्षा विभाग की जिसका शासनादेश जारी हो गया। जी ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो फेल छात्रों के लिए राहत की खबर कि एक बार फिर से वो परीक्षा में भाग ले सकेंगे और अंक सुधार या फिर 10वीं और 12वीं में फेल हुए छात्रों को पास करने का एक और मौका दिया जाएगा। तो 1 और 2 विषयों में फेल छात्रों के लिए ये अवसर है जिसके लिए आवेदन करना होगा। तो अंक सुधार परीक्षा में ये मौका दिया जाएगा। देहरादून में बाघों के संरक्षण में उत्तराखंड देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साल 2008 में प्रदेश में बाघों की संख्या 179 थी जो साल 2018 में 442 पहुंच गई है। राष्ट्रीय स्तर पर 2018 में भी गई बाघों की गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 526 और कर्नाटक में 524 के बाद उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। 2022 में बाघों की जो गणना की गई उसमें राज्यवार आंकड़े अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर खुश है कि उत्तराखंड में बाघों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिनका कोई प्रमाण नहीं मिला है, किसी भी मृत्यु के मामले में कोई भी उसका शरीर का अवयव ऐसा वहाँ पे हटाया गया हो इसका कोई आभास नहीं है और वो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। NPCA जो है उसकी अपनी गाइडलाइंस है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके अनुसार ही इस तरह के मृत्यु के केसेस में जानकारी दी जाती है और पोस्टमार्टम कराया जाता है और आगे जांच की जाती है। इन सभी घटनाओं को देखते हुए विशेष रूप से जो तराई के क्षेत्रों में जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो वहाँ के जो मुख्य वन संरक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं। कहीं भी कोचिंग का कोई प्रमाण नहीं मिला है, किसी भी मृत्यु के मामले में कोई भी उसका शरीर का अवयव। और अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, देखिए बाघों को बचाने पर जो तीसरे नंबर पर वो उत्तराखंड का नाम है, कहीं ना कहीं इससे सभी लोग खुश भी हैं कि ये जो आंकड़ा जारी हुआ है वो बहुत कहीं ना कहीं खुशी देने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए टाइगर रिजर्व के मामले में उत्तराखंड का तीसरे नंबर पर स्थान आना बड़ी बात है, परंतु बीते दिनों यदि इस आंकड़े के आधार पर ही वन महकमा या सरकार खुश है तो बीते दिनों मानव वन जीव संघर्ष भी बहुत बढ़ा है। जी, जंगली जानवरों का विशेषकर बाघ का आबादी क्षेत्र में आना। अभी एक हमने तस्वीर देखी थी कि एक शिकार का भी प्रयास किया गया, बाघिन के पेट में फंदा मिला है, तो ये भी चिंताजनक घटनाएं हैं। हालांकि सरकार हो या वन विभाग समय समय पर तमाम प्रयासों और तमाम कवायद करता है। जो बेतरतीब निर्माण जंगलों की ओर रोका जा रहा है इसका भी एक फायदा मिला है और दूसरा शिकारियों पर जो सख्ती हो रही है उसका भी फायदा मिला है। और यही वजह है कि रैंकिंग में सुधार होना या बेहतर स्थिति में आना इस बात का परिचायक है कि वन विभाग ने बेहतर प्रयास किया जिसका ये परिणाम है। लेकिन अभी उसके सामने बहुत चुनौतियां हैं क्योंकि कंक्रीट का दायरा जंगलों की ओर बढ़ रहा है और शिकारी भी नए नए तरीके अपना रहे हैं। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी पर कॉरिडोर के लिए प्रशासन में कवायद शुरू हो गई है। योजना के तहत सबसे पहले हर की पौड़ी के मेन गेट और उसके आसपास का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही हर की पौड़ी पुलिस चौकी को भी शिफ्ट किया जाएगा। सौंदर्यीकरण के लिए विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी कैसी नजर आएगी उसकी तस्वीर भी सामने आई है। प्रशासन ने डिजाइनर कंपनी से मिली तस्वीर को साझा किया है। डीएम धीराज सिंह ने अधिकारियों को हर की पौड़ी पुलिस चौकी शिफ्ट करने के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम ने कहा है कि हर की पैड़ी कॉरिडोर का उद्देश्य यहां की भव्यता को बढ़ाना है, साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके उसको भी भव्य में रखकर काम किया जाना है। तो हर की पैड़ी को किस तरह से और सुंदर बनाया जा सके, कॉरिडोर जो प्रपोज्ड है उसमें शासन स्तर पे कार्रवाई होनी है और इसमें कॉरिडोर वाले मैटर्स में दुविधाओं में पड़ने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं है कि उसमें कॉरिडोर में जो काम होगा वो एक डेवलपमेंट के सोच के साथ और ब्यूटिफिकेशन के साथ सोच के साथ होगा और गवर्नमेंट जो कॉरिडोर में जो काम करने जा रही है उसमें ऐसी सुख सुविधाएं आपके यात्रियों के लिए इवन लोकल्स के लिए भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कॉरिडोर वाले का कंसेप्ट को एडॉप्ट कॉरिडोर। तो सुदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप, देखिए हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने के लिए लगातार जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है, प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर चुका है और जो इस पूरे कॉरिडोर को लेकर एक चित्र जारी हुआ है उसे देखकर भी लोगों में उत्साह है कि अब ये हर की पौड़ी किस तरह से सौंदर्यीकरण इसका नजर आएगा, एक नई तस्वीर नजर आने वाली है। जी देखिए, पहले केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बन रहा है। इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दोनों अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हर की पैड़ी को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए, एक सेटल्ड निर्माण दिखे, अतिक्रमण हटे और एक भव्यता दिव्यता दिखे और अधिक लोग आ सकें, इसके लिए इसकी तैयारी की जाए, इस प्रकार से प्रयास किया जाए। इसीलिए शायद जो जिलाधिकारी हरिद्वार हैं उसके पद पर धीराज गबरियाल को लाया गया। ये इनोवेशन के लिए विशेषकर पर्यटन में कई इन्होंने अनूठे और बड़े प्रयोग किए हैं। रामनगर में G20 में इनका काम शानदार रहा। पौड़ी में कंडोलिया पार्क इनके द्वारा बनाया गया जो बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए शायद सरकार ने इनको हरिद्वार की जिम्मेदारी दी कि कानून व्यवस्था और राजस्व मामलों के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन पर और फोकस हो। तो जो नया कॉरिडोर का रूप है सामने आया है, हालांकि बहुत शुरुआती है क्योंकि अभी ड्राइंग आएगी और खर्चात की DPR बनेगी, फिर सरकार टेंडरिंग में आएगी, लोगों को कुछ को हटाना भी पड़ेगा, उन्हें कहीं विस्थापित भी करना पड़ेगा। पर जो राज्य सरकार का प्रयास है मुख्यमंत्री का, उस दिशा में शुरुआत हो गई है और करीब 2 माह पहले की बात होगी जब मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। देहरादून में इस बार वन अग्नि के मामलों में बड़ी कमी आई है। इस बार पिछले साल के मुकाबले केवल 10% ही मामले सामने आए हैं। इस बार पहाड़ों में आग लगी तो बारिश भी जमकर हुई है। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार वन महकमे ने भी इस बार कई उपाय किए हैं जिससे वनों में आग की घटनाओं में कमी आई है। वाले कृपा तो है, क्योंकि हम सरकार बड़ी गंभीर, पिछले साल ही हम लोगों ने फॉरेस्ट फायर को किस तरह से वनाग्नि को कम किया जाए इसको लेकर के दूरगामी सोच के साथ एक नीति बनाने का निर्णय लिया था, जिसके तहत हमने पहली बार हर ग्राम सभा स्तर पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्वॉल्व किया गया और हर जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिससे कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से भी हमको तत्काल पैसा उपलब्ध हुआ, क्योंकि सरकार से पैसा स्वीकृत होने में बड़ा टाइम लगता है प्रोक्योरमेंट रूल्स को फॉलो करने में, लेकिन जिलाधिकारी के इन्वॉल्वमेंट से ये हुआ कि आपको तत्काल आपदा मद से पैसा उपलब्ध हो गया और इंस्टेंट पैसा मिलने के कारण मैं समझता हूँ कि जो रिस्पांस टाइम था उसमें कमी आई। तीसरा, हमने ये निर्णय लिया था कि हम जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाएंगे ताकि आग लगने की स्थिति में इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स के माध्यम से जो हमारा ऐसे स्पॉट जहाँ पर जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये यहाँ पर फॉरेस्ट फायर के हिस्ट्री ज़्यादा है, वहाँ पर ज़मीन का मॉइस्चर लेवल बढ़ जाए, और जब मॉइस्चर लेवल बढ़ जाता है तो आग के फैलने की गति पे भी उसका
दिनेशपुर के नगर पंचायत सभागार में अतिक्रमण हटाने जाने के मुद्दे को लेकर गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। आपको बताते चले कि बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश नारंग के नेतृत्व में भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने संबंधित व्यापारियों के द्वारा विधायक अरविंद पांडे के समक्ष अपने समस्याओं को अवगत कराया गया। इस दौरान जबलपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि व्यापारियों से बातचीत की गई, सभी व्यापारियों ने सरकारी संपत्ति से अतिक्रमण हटाए जाने की सहमति जताई है, परंतु दिनेशपुर शहर के हाईटेक शहर में बदलने की व्यापारियों ने मांग की है। दिनेशपुर शहर के सभी व्यापारी एक मंच पर इकट्ठे हुए और इन्होंने इस बात की मांग की कि शहर हमारा अतिक्रमण से मुक्त होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटने के पश्चात यह शहर व्यवस्थित बनना चाहिए। सही जगह पे नाली बननी चाहिए, सही जगह पे फुटपाथ बनने चाहिए, फैंसी हाईटेक लाइटें लगनी चाहिए, ताकि जो अन्य शहर जैसे आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप हो रहा है, ऐसे दिनेशपुर भी शहर हाईटेक होना चाहिए। बाजार में अतिक्रमण हटाने का जो प्रशासन का आदेश आ रखा है कि इस तरह से शहर में अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो आज क्षेत्रीय विधायक एवं व्यापारियों की बैठक हुई है। बैठक में जो विधायक जी ने ये कहा है कि पहले इनकी व्यवस्था पूरी की जाएगी, जो शहर को सुंदर कैसे बनेगा, सुंदर बनाया जाएगा और उसके बाद में अतिक्रमण हटाया जाएगा। माननीय विधायक जी से कहा भी गया है और उसमें जो भी ऐसी कोई स्थिति होगी उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा कि अभी मान लो अगर अधिकारी इस पर सहमत होते ही नहीं है कि साहब 20 मीटर। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।